हे गाइस, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके पीसीएस एंड यूके ट्रिपल का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनओ भी कहते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यहाँ से गाइज आपको हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूके पीसीएस का या यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वनडे एग्ज़ाम के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, इस टॉपिक को हम कंप्लीट देखेंगे क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। गाइस, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही इस वीडियो पे 200 लाइक्स हो जाएंगे, वैसे ही ये वीडियो आपको टेलीग्राम पे सीधी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे बना, ठीक है, तो इसमें सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से ये 11 नवंबर 1918 तक हुआ था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी पूछा जाता। तो इसके बाद, ठीक है, विवादों और झगड़ों के निपटारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था। ठीक है, उसका नाम क्या था, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्रीय संघ। तो इसकी स्थापना जो हुई थी राष्ट्रीय संघ की 10 जनवरी 1920 में हुई थी। किसी किसी बुक में ये 19 भी दे रखा है, लेकिन आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो आपको यही डेट मिलेगी। ठीक है, 10 जनवरी 1920। तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो गई थी। उसके बाद जब इन्होंने ये विवादों के और झगड़ों के निपटारों के लिए बनाया था, लेकिन इसके बाद गाइस फिर जो है कौन सा विश्व युद्ध हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया था इसके बनने के बाद भी। तो देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध जो कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 को ये, ठीक है, हुआ था और इसको भी रोका नहीं जा सका था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति की स्थापना हेतु एक नए संगठन की यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संकल्पना जो है की गई थी। तो ये की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध की आपने डेट भी याद रखनी है, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। तो ये डेट पूछी जाती है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है किन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज, आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और वीडियो को आराम से देखें। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगता है वो आप सीधे नोट करते चलें, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो देखेंगे नहीं, तो इसलिए एक ही बार आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 अगस्त 1944 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो रूपरेखा तैयार करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रीय देश जो थे उनका एक सम्मेलन हुआ था। कब, 21 अगस्त 1944 को। कहाँ पर हुआ था, डमबर्टन ऑक्स भवन, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, और ये कब तक चला था, 7 अक्टूबर 1944 तक जो है ये चला था गाइस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि 26 जून, ठीक है, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ से पॉइंट याद रखना गाइज कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पोलैंड ने, ठीक है, 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए थे। तो पूछा जाता है कि पोलैंड ने कब किए थे, तो पूछता है। ठीक है, उसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो ये 51 थी गाइस। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 51। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के अनुमोदन पर क्वेश्चन अब यहीं से बनता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के अनुमोदन के बाद कब, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से जो है अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया था, तो ये आया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए, ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ये तो आपकी डेट हो गई 1 नंबर। ये यहाँ से पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई, औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया,
24 अक्टूबर 1945 में। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इसी कारण से 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है गाइस मनाया जाता है। अब देखिए भारत से क्वेश्चन बनता है कि कब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो ये 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कि भारत 1 जनवरी 1942 को जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मूल सदस्य देशों में भी शामिल था। देखिए भारत जो उस समय पे अंग्रेज हमारा जो देश आज़ाद तो हुआ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले मूल सदस्यों में शामिल था। तो क्वेश्चन आता है कि देश जो है ये शामिल था या नहीं था, ये फिर आपसे डेट पूछ लेगा। यहाँ से दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये 193 देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं, और 193वां देश जो है ये दक्षिण सूडान है। ये तो पता है सभी को, दक्षिण सूडान है। इसको ये सदस्य कब बना था, इसका ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 14 जुलाई 2011 को ये 193वां देश बना था संयुक्त राष्ट्रीय संघ का गाइज। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संगठन से ये बनता है कि इसका प्रथम नियमित सत्र जो है कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था वो। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रथम नियमित सत्र जो हुआ था ये 1946 को हुआ था। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, अब जब ये सत्र हुआ था तो इसके प्रथम महासचिव चुने गए थे। ये क्वेश्चन तो आप याद रख लेना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है। तो ट्रैगवेली नॉर्वे हैं ये। ठीक है, नॉर्वे के हैं ट्रैगवेली, ये नॉर्वे के हैं, ये आपको याद रखना। 10 जनवरी 1946 को वेस्टमिंस्टर भवन लंदन में हुआ था। ये पूरी जगह आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर है। अगर द्वीप पूछता तो मैनहट्टन, शहर पूछता तो न्यूयॉर्क, और किस नदी के किनारे है तो ईस्ट नदी के किनारे है। ठीक है, और ये सभी जगह कहाँ पर है, ये अमेरिका में। ये 39 मंजिल, ठीक है, 39 मंजिला है और 17 एकड़ ज़मीन पर जो है फैला हुआ है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय काफ़ी पूछा जाता है, और खासकर इसका द्वीप पूछा जाता है कि किस द्वीप पर है। और यहाँ पर आम सभा की पहली बैठक जो हुई थी गाइस, ठीक है, वो कब हुई थी? अक्टूबर 1952 में। ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है कि यहाँ पर आम सभा की या महासभा, आम सभा, जो आम सभा इसको महासभा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आम सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये अक्टूबर 1952 में हुई थी गाइस। अब देखिए एक क्वेश्चन इसके ध्वज के बारे में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक एवं ध्वज। तो संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान प्रतीक 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदित किया गया था। ठीक है, तो इसका आप देख लेना, आपको देखने से याद हो जाएगा। पूछ लेता है कि इसमें जैतून की कितनी मतलब वक्राकार शाखाएं हैं, तो 2 हैं। ठीक है, इसमें बीच बीच में जो है ये 5 जो हैं ये इस तरह से, ये मतलब सॉरी 5 नहीं, ये जो है ये जितने भी महाद्वीप हैं अपने वो सबको दिखा रखा है, और ये 5 गोले दिखा रखे हैं। ठीक है, ये राउंड वाले जो हैं, तो इस तरह से उसे पीछे जो इस तरह से जो है ना पीछे का ये हल्के नीले कलर का है गाइस। ठीक है, तो ये इसका ये जैतून की शाखाएं जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है। पूछ लेता है कि जैतून की शाखाएं जो वो किसका प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है ये। सबसे मेन क्वेश्चन यही से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस मतलब कब अपनाया था इन्होंने, तो 20 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, अपनाया था। तो इसमें जैतून की शाखाएं हैं। देखिए जैतून की शाखाएं शांति का प्रतीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक है, तो ये शांति का प्रतीक है, पूछा भी गया है कई बार। अब संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं आती हैं गाइस, ये टॉपिक लंबा होने वाला है, लेकिन यहाँ से आपके अब तक जितने भी कन्फ्यूजन होंगे ना क्वेश्चन कि आप कन्फ्यूज रहता होगा कि, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वहीं से क्वेश्चन आता है जो आप पढ़ना छोड़ देंगे ना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, और वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं गाइज। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं जो हैं 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। देखिए अंग्रेजी और फ्रेंच जो है प्रारंभ में कार्यकारी भाषाएं थी। ठीक है, 2 थी प्रारंभ में, उसके बाद ये 6 थी। महासभा द्वारा अरबी को जो जोड़ा गया था ये 1900, पूछा जाता है कि अरबी भाषा को महासभा द्वारा कब जोड़ा गया था, तो 1973। पूछा जाता है कि राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है अरबी, उसको सुरक्षा परिषद द्वारा कब जोड़ा गया था, तो 1982 में। तो ये दोनों पॉइंट आपने गाइस यहाँ से याद रखने हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। चलिए ये है, देखिए क्वेश्चन यही से आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं, कितने अंग हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, तो ये हैं 6। 6 के आपको नाम भी याद होने चाहिए, जैसे महासभा हो गया, इसको आम सभा कहते हैं, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट,
ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ट्रस्ट मतलब ये होता है कि जैसे कोई देश है, ठीक है, वो अपना काम या अपने देश को सही से नहीं चलाता है, तो उसको किसी देश का जो ट्रस्टी बनाया जाता है, किसी देश को उसका ट्रस्टी बनाया जाता है। तो ये न्यास परिषद वही होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ से आपको पता ही है 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। उसके बाद है सचिवालय। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। अब इनको एक एक करके देखेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो सबसे पहले बात करेंगे महासभा की। तो देखिए, महासभा या आपको मिलेगा आम सभा, दोनों ही सेम है, ठीक है, या इसको कहते हैं जनरल असेंबली। अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विमर्शी, नीति निर्माता एवं प्रतिनिधि अंग है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि किसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, तो ये होते हैं महासभा में। इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, ठीक है। पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, महासभा या आम सभा। ये इसी तरह से गाइस आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। उसके बाद यहाँ से पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों यानी 193 को सदस्यता प्राप्त है और समान मताधिकार दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। और देखिए, प्रत्येक देश जितने भी मतलब 193 सदस्य देश हैं, तो प्रत्येक देश महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। मानो भारत ने अपने 5 भेजे, ठीक है, 5 प्रतिनिधि भेजे महासभा में, लेकिन इन 5 का वोट जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो प्रत्येक देश महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उनका वोट सिर्फ एक ही होता है। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके अलावा देखिए, महासभा शांति, निशस्त्रीकरण, आर्थिक विकास, परमाणु शक्ति का शांति में उपयोग, सामाजिक प्रगति, मानवीय अधिकार इत्यादि सभी विषयों पर जो है विचार कर सकती है। इसके अलावा इनका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से होता है। पूछता है कि किस माह में होता है या किस दिन होता है, तो सामान्यतः सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। कहाँ पर होता है ये, न्यूयॉर्क में प्रारंभ होता है गाइस। यहाँ से क्वेश्चन बन भी रखा है। उसके अलावा देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद के आह्वान पर इसकी आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि महासभा की जो बैठक है वो किसके आह्वान पर जो है बुलाई जा सकती है, तो ये सुरक्षा परिषद के आह्वान पर इसकी आपात बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है गाइस। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए, महासभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। तो देखिए, महासभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महासभा के प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है, 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। कार्यकाल पूछ लेता है कि महासभा के अध्यक्ष जो है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो गाइस 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। महासभा के कार्य और शक्तियों की बात करें तो देखिए, महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन यही से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो महासभा द्वारा की जाती है। और सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर, दोनों याद रखेंगे, कहता कौन है नियुक्ति करने के लिए, सुरक्षा परिषद, और करती कौन है, महासभा। तो यहाँ से पॉइंट पूछा जाता है गाइज। उसके अलावा महासभा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों व आर्थिक, ठीक है, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती है। तो महासभा का कार्य क्या है, देखिए, सुरक्षा परिषद के 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्यों, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों और न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है, महासभा। अब देखिए, जो बजट वाला जो आता है कि बजट कौन पास करता है, तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट स्वीकृत व पारित करती है एवं सदस्य राष्ट्रों के वित्तीय योगदान को निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन यही से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय योगदान को निर्धारित कौन करता है, तो ये महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र का जो बजट होता है उसको पास कौन करता है, स्वीकृत कौन करता है, तो ये महासभा करती है। तो गाइस, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर ही क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, उनका प्रवेश, उनका निष्कासन कौन निर्धारित करता है, तो महासभा और सुरक्षा परिषद करती है, ठीक है, दोनों मिलके करती हैं। अगला है, ठीक है, महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंध किसी भी प्रश्न पर जो सुरक्षा परिषद में विचाराधीन ना हो उसको छोड़कर विचार करने एवं अनुशंसा देने का जो है अधिकार रखती है, ठीक है।
उसके अलावा महासभा की शक्तियों की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। महासभा की शक्तियाँ नहीं गई, समितियाँ, ठीक है। शक्तियाँ तो हमने ऊपर पढ़ ली हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए महासभा का कार्य जो है 6 समितियों के माध्यम से संचालित होता है। पूछ लेता है कि महासभा की समितियाँ कितनी हैं, तो आपने कितना टिक करना है, 6 टिक करना है। उनके नाम आपको याद होना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि महासभा की 6 समितियाँ हैं। एक एक करके देख लेंगे क्योंकि अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कि हाँ ये भी हैं। तो निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, दूसरी है आर्थिक और वित्तीय समिति, तीसरी है सामाजिक सांस्कृतिक तथा मानवीय समिति, चौथी है विशेष राजनीतिक एवं गैर औपनिवेशिक समिति, पांचवी है प्रशासकीय एवं बजट संबंधी समिति और छठी है विधि समिति। तो इन समितियों की हेल्प से जो है महासभा का जो है कार्य चलता है गाइज। चलिए अगला देखते हैं, सुरक्षा परिषद। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज सुरक्षा परिषद से। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसको कहा जाता है। ऑप्शन में मिलेगा आपको महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका होती है ये होती है सुरक्षा परिषद, ठीक है। उसके बाद महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ जो अधिक व्यापक हैं, मतलब इसको कार्य करने के लिए अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद का कार्यालय कहाँ पर है। तो सुरक्षा परिषद का कार्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। अब आती है सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने हैं। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में मूलतः कितने सदस्य हैं। अगर मूलतः लग जाता है ऑप्शन में आपको 10, 11, 15, 20 इस तरह से देते हैं तो आपको 11 लगाने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। अगर आप 10 लगाएंगे या 15 लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में मूलतः 11 सदस्य थे, ठीक है। 5 स्थायी और अस्थायी 6। तो 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे, यानी टोटल 11 थे। उसके बाद क्या हुआ था, सितंबर 1965, ये डेट आप जरूर याद रखेंगे। सितंबर 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 कर दी गई थी। पहले 6 थी, फिर कितनी कर दी थी इन्होंने, 10। अब वो 10 कौन कौन से थे देखिए, तो 5 थे एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों से, 2 थे लैटिन अमेरिका या दक्षिण अमेरिका से, 1 था पूर्वी यूरोप से और 2 थे पश्चिमी यूरोप व अन्य राष्ट्रों से। तो ये पूछा जाता है किस वर्ष बढ़े थे, ठीक है। अगला है देखिए, प्रत्येक सदस्य का सुरक्षा परिषद में एक प्रतिनिधि होता है, ठीक है। प्रत्येक सदस्य का, यानी 193 देश हैं तो सदस्य का सुरक्षा परिषद में एक प्रतिनिधि होता है। अब देखिए स्थायी सदस्य पूछता है वो कि आपको पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा, मतलब जो है, और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो नहीं है। तो जो 5 देश हैं उनके नाम तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। देखिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य हैं 5। तो इन 5 के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। और इसको P5 देश भी कहा जाता है, इन 5 को P5 देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि किन देशों को P5 देश भी कहा जाता है, तो आपको पैटर्न में, मतलब एक पेयर में दे देगा वो और आपको ये पूछ लेगा कि P5 देश किन्हें कहा जाता है। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनको जो है P5 देश कहा जाता है और ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं गाइज। और उसके अलावा अस्थायी सदस्यों की बात करें तो देखिए अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहीं से आता है कि अस्थायी सदस्यों को महासभा में जो है कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो ये 2 वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्र में से चुना जाता है, ठीक है। और पूछता है कितने बहुमत से, तो 2/3 बहुमत से। अब देखिए अगर 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर अगर वो अवकाश प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो अगली अवधि के लिए चुनाव वो नहीं लड़ सकता। ये पॉइंट आप यहाँ से जरूर याद कर लेंगे। अगर वो 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर लेता है और अवकाश प्राप्त कर लेता है तो अगली अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। यहीं से क्वेश्चन बनता है गाइस। उसके अलावा आता है महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए जो है, ठीक है, ये 15 लोग हैं, ये मतलब 15 सदस्य हैं ना टोटल, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, 15 हैं। तो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता पड़ती है। तो 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है गाइस, ठीक है। और शर्त यह है कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से गाइस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, उनमें से किसी का भी वोट जो है वो निषेधात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब वो 5 वोट तो आपको मिलने चाहिए और 4 आपके और होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 9 वोट आपको मिल जाते हैं तो कोई भी किसी भी जिस विषय पर वहाँ पर बात चल रही है, ठीक है, तो वो विधेयक है या कुछ भी है वो पास हो जाएगा।
तो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए जो है 9 वोटों की आवश्यकता पड़ती है, और 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी निषेधात्मक वोट नहीं होना चाहिए। यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनका एक भी निषेधात्मक वोट नहीं होना चाहिए। अब सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियों की बात कर लें तो देखिए, सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियाँ हैं तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है, इसी कारण इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, तो ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है गाइस। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अगला है देखिए, सुरक्षा परिषद महासभा के पीछे महासभा वाले में हमने पढ़ा था कि महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, सुरक्षा परिषद में वीटो की बात करें, जो वीटो होता है, वीटो का अर्थ पूछा जाता है, बहुत कम को पता होगा। वीटो का अर्थ होता है निषेधात्मक मतलब वोट। ठीक है, निषेधात्मक वोट। तो जो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त है, मतलब 5 है ना, तो वो निषेधात्मक वोट कर सकता है। मतलब वीटो का अर्थ यही होता है कि 5 ने वोट किए और इन 5 को अधिकार है कि ये वोट ना करें या ना करें। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं गाइस, इनको अधिकार है वोट ना करने का। तो देखिए, ये है किसी भी स्थायी सदस्य के द्वारा इसका प्रयोग करने पर कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। मैंने पीछे बताया था ना, किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 9 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 5 तो स्थायी वाले होने चाहिए और 4 आपके अस्थायी होने चाहिए। मतलब टोटल 9 होने चाहिए और 5 में से किसी ने भी निषेधात्मक वोट ना दिया हो। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से सभी देश एक एक माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो पूछ लेता है कि सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, ठीक है, कितने कितने माह बाद या कितने कितने साल बाद की जाती है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से सभी देश, जो 193 देश है ना, 193 सदस्य देश हैं, तो एक एक माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। अब सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। ठीक है, जो सोवियत संघ है, पूछ लेता है कि वीटो पावर का 5 देशों में सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया, तो ये सोवियत संघ ने किया गया। ठीक है, सोवियत संघ। और सोवियत संघ को अब रूस, ये वाला रूस है ना, इस तरह से भी दे सकता है वो आपको। तो अमेरिका ने जो वीटो पावर का सर्वप्रथम, पूछ लेगा कि अमेरिका ने वीटो पावर का जो सबसे पहले उपयोग किया था वो कब किया था, तो इसने किया था मार्च 1971 में, जो रोडेशिया है उसके प्रश्न पर किया था। जो रोडेशिया है देश, उसके प्रश्न पर किया था। देश भी आपको याद होना चाहिए किस बात पर करा था। उसके अलावा चीन ने भी देखिए वीटो का उपयोग किया था अगस्त 1972 में। इसने क्यों किया था? बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर, मतलब बांग्लादेश जो है विश्व संस्था में प्रवेश करना चाहती थी, तो उसमें इसने इसको वोट नहीं किया था। यानी 9 वोट चाहिए थे, 8 मिले थे, जिसमें चीन ने नहीं किया था गाइज। अगला है, जो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मुख्यालय पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे, मैंने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं गाइज। ठीक है, तो वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या जो है 54 है। ये सदस्य संख्या, मुख्यालय, ये आपको जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें सदस्य देख लीजिए, जो प्रारंभ में सदस्य पूछता है कि प्रारंभ में इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, पूछ लेगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो ये थे 18। ठीक है, उसके बाद 27 हो गए, कब? 1966 में। ठीक है, और 54 कब हुए थे? ये 24 सितंबर 1973 को। तो सदस्य महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये महासभा द्वारा। और कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 3 वर्ष के लिए। चलिए, इसमें देखिए महासभा का जो इसमें है उत्तरदायित्व, यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के लिए किए गए कार्यों की सूचना महासभा को देती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? जो भी आर्थिक से हो गया, ठीक है, आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है या मानवतावादी समस्याओं के लिए किए गए जो भी कार्य किए होंगे ना इसने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने, उसकी सूचना ये किसको देती है? महासभा को। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है अपनी सूचना या अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो ये महासभा को देती है। यह एक स्थायी संस्था है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखने की, अगर वो प्रतिवर्ष पदमुक्त हुआ है और अवकाश ग्रहण कर लिया उसने, तो बाद में वो पुनः निर्वाचित हो सकता है।
देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। क्वेश्चन यही आता है कि किसकी जो है किस अंग की, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की साल में 2 बार बैठक होती है। तो ये होती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। देखिए अप्रैल में जो बैठक होती है, अप्रैल में जो बैठक होती है ये न्यूयॉर्क में होती है। ठीक है, पूछ लेता है अप्रैल में किस जगह पर होती है। और जुलाई में जो होती है ये होती है जेनेवा में। तो दोनों पॉइंट आपने गाइस यहाँ से याद रखने हैं। उस चलिए अगला देख लेते हैं, न्यासी परिषद। न्यासी परिषद, ठीक है, बात करें न्यासी परिषद, इसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, अब ट्रस्टी से आप खुद ही समझ गए होंगे। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इसमें गाइस इसके आप मैं जब इसको आप बताऊंगा तभी आप समझ जाएंगे। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें। इन्हें दूसरे विकसित देश सदस्य सहायता, ठीक है, जो दूसरे देश होते हैं विकसित देश, उनकी सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें, और जब तक ये अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इन्हें हितों की देखभाल न्यास या अमानत, जिनको क्या बोलते हैं ट्रस्टी, समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। तो कहने का मतलब यह है, कोई गरीब देश है उसके जो जितनी भी देखा वाली है, मान के चलो एक बड़ा देश है ब्रिटेन मान के चलो, तो ये इसकी जो है मदद करेगा। तो कुछ राष्ट्र हैं जिनको न्यास का भार सौंपा गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा अमेरिका है, चौथा ब्रिटेन है। अब देखिए 1 नवंबर 1994 को, ये डेट याद रखना, 1 नवंबर 1994 को अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाउ था। ठीक है, इसके स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। तो जो पलाउ द्वीप था, इसकी पहले न्यास किसको दे रखी थी, ट्रस्टी किसको बनाया गया था, अमेरिका को। तो पलाउ जो है, जो प्रशांत द्वीप में स्थित है पलाउ, ये 1 नवंबर 1994 को जो है स्वतंत्र हो गया था। तो इसी के साथ जो है न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए थे। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ से गाइज आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। तो देखिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। अब देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना पूछी जाती है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। सबसे ज़्यादा इसका मुख्यालय पूछा गया, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आया तो उसमें मुख्यालय पूछा गया। तो इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में। कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछी जाती है इसमें, तो इसमें कुल न्यायाधीश होते हैं 15 न्यायाधीश, और इनका कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। अगर आपको ऑप्शन में होगा तो अधिकतर पता है नॉर्मल वाला जो कार्यकाल होता है वही लगाते हैं। ठीक है, तो कार्यकाल इसका 9 वर्ष के लिए होता है। और इसकी न्यायालय की सरकारी भाषाओं की बात करें कि इसकी भाषाएं, जो कामकाज की भाषाएं वो कौन सी हैं, तो फ्रेंच और अंग्रेजी हैं। कितनी हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी। अब देखिए न्यायाधीशों का निर्वाचन जो होता है, हमने पीछे ही बताया कि महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। तो इसके न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है, नियुक्ति है या निष्कासन है, उनको कौन करता है? महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। अब देखिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी पूछ लेता है कि कितने वर्ष के बाद जो है और कितने न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। और देखिए न्यायाधीश अपने में से ही जो न्यायाधीश होते हैं 15, ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं ना, तो न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। कितने वर्ष? 3 वर्ष के लिए चुनते हैं गाइस। ठीक है, अब न्यायालय का जो कॉरम होता है, यानी किसी जो कॉरम होता है इनका, कॉरम का मतलब वो होता है जैसे आपको कोई भी बिल पास करना है, कुछ भी करना है तो कॉरम होती है। कॉरम मतलब ये होता है कि इतने न्यायाधीश आपको वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में मतलब होने ही चाहिए। टोटल इनकी संख्या गाइस कितनी है? 15 है। किसी भी फैसले को करने के लिए या सुनवाई करने के लिए न्यायालय में जो है 9, ठीक है, 9 न्यायाधीश तो होने चाहिए। इसी को कॉरम कहते हैं गाइस। ठीक है, तो किसी भी विषय पर बात करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 9 तो होनी ही चाहिए। ये कॉरम का मतलब गाइस ये होता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछ लेता है कि भारत से पहले, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत से जाने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे? तो ये BN राव थे, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने थे। ठीक है, कार्यकाल आप याद रखेंगे 1952 से 53 था। उसके बाद गए थे नागेंद्र सिंह, ठीक है, या नगेंद्र सिंह, ये
73 से 88 तक रहे थे गाइस, ठीक है, 73 से 88 तक रहे और ये सबसे लंबे समय तक रहे थे ये, ठीक है। उसके बाद बने थे रघुनंदन स्वरूप पाठक, ये 1989 से 91 तक रहे थे। और वर्तमान में जो है दलबीर सिंह भंडारी हैं गाइस, ये 2012 में नियुक्त हुए थे और अभी तक इनका ही कार्यकाल वहाँ पे चल रहा है। तो ये आपने चारों नाम याद रखने और दलबीर सिंह भंडारी का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। अगला है सचिवालय। सचिवालय की बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है, ठीक है, और जिसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। यहीं से का एक क्वेश्चन बनता है, भारत से कौन नियुक्त हुआ था वो भी हम बात करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। मुख्यालय सचिवालय का न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर ही महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग है। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के थे, ठीक है। प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे। 1946 से ये 52 तक रहे थे, पहले हो गए। और एक वर्तमान महासचिव हैं इस समय पर कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, 2017 से हैं और गाइस अब तक चल रहे हैं। एशिया से पहले महासचिव बनने वाले कौन थे? पूछ लेगा कि एशिया से पहले महासचिव कौन चुने गए थे, तो यू थांट थे। कहाँ के थे ये? म्यांमार के थे। और ये 1961 से 71 तक थे, मतलब ये सबसे लंबे समय तक जो है महासचिव रहे थे गाइस। इनका नाम आप याद जरूर रखना, पूछ लेता है सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा था। तो ये एशिया से पहले थे, ठीक है, यू थांट, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे और म्यांमार के थे ये, और 1961 से 71 तक थे और सबसे लंबा इनका कार्यकाल है। अब जो भारत से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, या भारत की पहली, मतलब भारत की कौन थी? ये विश्व की भी पहली थी और भारत की भी पहली थी। कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये पंडित नेहरू की बहन थी, ठीक है गाइस, और ये 1953 में बनी थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, 1953 में बनी थी ये। महासचिव के कार्यों की बात कर लेते हैं गाइस। तो देखिए महासचिव के जो कार्य होते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उनकी राय में विश्व शांति के भंग होने की आशंका हो या सुरक्षा पर खतरे की संभावना हो। मतलब कोई भी देश जो है ऐसे काम कर रहा है, मतलब मान के चलो कोई ऐसी आतंकवादी टाइप से देश मान के चलो, तो उसका कोई मिसाइल बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान दिलाती है महासचिव जो होता है कि आप इसकी तरफ ध्यान दो क्योंकि ये देश विश्व की शांति के लिए जो है खतरा है। तो गाइस थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है और इसमें आपको एक एक पॉइंट देखने को मिला होगा, क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक ऐसा है संयुक्त राष्ट्र संघ वाला कि यहाँ से आपको हर किसी एग्जामर, आपको पता ही है यूके के भी जॉब आ गई हैं और उसके लिए तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी यूके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखने के लिए भी आता है और आपको मल्टीपल में तो ये आता ही है गाइस। अगर गाइस देखिए आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये 14 पेज की पीडीएफ है। जैसे ही इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये सीधी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस। तो गाइज़ अगर आप इसी तरह की वीडियो रेगुलर चाहते हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह की वीडियो चाहते हैं रेगुलर और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो गाइज़ बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।